हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एड्यूजोन लर्निंग सॉल्यूशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पार्ट नंबर 3, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ चैप्टर 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ओके, सो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी कवर अप हो चुका है चैनल में। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। ओके, जो भी नए लोग हैं, रिक्वेस्ट है उनसे फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो और आप हमसे कनेक्टेड रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर 3 का। सबसे पहला आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, तो देखो हमने सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, ये सारी चीज़ें कवर अप करी थी। तो आज के इस वीडियो में भी बहुत ही बढ़िया किस्म के जो है आइसोमर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो बिल्कुल मज़ा आएगा, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, थोड़ा भी आपको ऐसा बोर नहीं होने वाला है। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले C5H12 का दिया हुआ है हमें। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H12। पहला डायग्राम देखो, दूसरा देखो और तीसरा देखो। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है सभी का है। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर आर कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या लिखा है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का सेम है। ठीक है, यहाँ पे जो भी डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है आप काउंट कर लो अच्छे से। कार्बन हाइड्रोजन का सब कुछ सेम आएगा C5H12, लेकिन डिफरेंट क्या है? उनका स्ट्रक्चर नहीं, उनके अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अरेंजमेंट डिफरेंट है ऑफ एटम्स, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। राइट, सो अब देख पा रहे हो यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम में फोकस करें अच्छे से तो बहुत लोगों को देखकर समझ में आ गया है अभी कि एक्चुअल में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या मतलब हुआ, डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का क्या मतलब हुआ। ठीक है, सो देखो यहाँ पे 4 हैं, 4 मीथेन, 4 हम क्या बोलेंगे कार्बन है, मतलब क्या हुआ? ब्यूटेन हो गया। यहाँ पे पहले वाले केस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पेंटेन आपको दिखाई दे रहा है ना। पहला केस तो C5H12 जो है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है? पेंटेन है। दूसरे केस में क्या है? यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे CH3 दिखाई दे रहा है आपको, तो देखो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है इसमें जो CH3 आपको दिखाई दे रहा है, राइट, ये सेकेंड कार्बन के ऊपर है। कहाँ पर है ये? सो डिफरेंट अरेंजमेंट है ना, यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं। समझ में आ रहा है? ये सेकंड कार्बन के ऊपर प्लेस किया है। पहला पेंटेन है, दूसरा 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तीसरा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से अरेंजमेंट को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो अभी देखो वापस से डायग्राम पे फोकस करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंड डायग्राम देखो। अभी यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन वाला, इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली 4 है। ठीक है, 4 लीनियर है, मतलब साथ में है, एक साथ में अटैच्ड है। 4 कार्बन है, यानी क्या हुआ? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, सेकेंड पोजीशन क्यों लिखा है यहाँ पे 2? क्योंकि मीथेन आपका कहाँ पे अटैच्ड है? मीथेन आपका अटैच्ड है सेकेंड पोजिशन पे, इसलिए वो 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखा है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे है ना। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखेंगे इसको। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन लिख दिया हमने, ये समझ में आ गया हमको। यहाँ पे देखो 3 है, 3 कार्बन है एक साथ। ठीक है, ये क्या होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन लिखेंगे इसको। अभी क्यों लिखेंगे? देखो कहाँ से भी आप काउंट कर लो, आपको जो है CH3 सेकेंड पोजीशन पे मिलेगा। तो एक कार्बन पे 2-2 है, 2-2 CH3 है, मतलब डाई लिखेंगे तो 2,2 डाइमिथाइल लिखेंगे, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। समझ में आई बात? ध्यान से देखो, नहीं समझ में आ रहा है पॉज करके देखो। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, स्ट्रक्चरल आइसोमर बहुत सिंपल है, इससे और क्या इजी में जाऊँ, है ना। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो भी है IUPAC नोमेनक्लेचर आपको पता है किस तरीके से करना है, तो आप इजीली इन सब चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, चलो अभी आते हैं एक सुंदर टॉपिक पर, जो कि है हमारा लिंकेज आइसोमर। जो कि क्या है? लिंकेज आइसोमर। अभी लिंकेज आइसोमर में क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आपका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या है यहाँ पे डिफरेंट? क्या है? स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट आपको सेम दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे दिस आइसोमर आर फॉर्म्ड व्हेन द लिगेंड हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? 2 डिफरेंट डोनर एटम्स। समझ में आई
आई बात। यहाँ पे दो अलग अलग है, देखो यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1 2 3 4 5 है ना। आयन में Fe के साथ क्या अटैच है, 5 क्लोरीन है। अभी छठे पोजीशन पे क्या है मेरे पास, NO2 है, ठीक है। सो यहाँ पे दो अलग अलग डोनर आइटम है, इसको हम NO2 लिखेंगे। अभी यहाँ पे सेकंड डायग्राम आप देखो, उसमें किस तरीके से अटैच है वो देखना आप। Fe के साथ पहले वाले डायग्राम में N अटैच है, ठीक है, लिंकेज आइसोमर है, इसको समझो, ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। सेकंड डायग्राम में देखो आप लोग क्या दिया हुआ है, O से कनेक्टेड है, N से कनेक्टेड नहीं है। किससे कनेक्टेड है, O से कनेक्टेड है। फॉर्मूला देखो, FeCl5NO2, यहाँ पे क्या है, FeCl5ONO लिखा है। समझ में आ रही है बात है। दस द नाइट्राइट आयन NO2 हैविंग 2 डोनर एटम्स शोन आइसोमर एज, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, CONH35NO2 और दूसरा क्या दिया है, CONH35ONO, ठीक है। समझ में आई बात। किस तरीके से आपको समझना है इसको, क्या क्या होगा, दो अलग अलग डोनर आइटम है, ठीक है, वेयर द लिगेंड हैज़, यहाँ पे लिगेंड हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके पास दो अलग डोनर एटम होना चाहिए। तो उस केस में हम लिंकेज आइसोमेरिज्म को डिस्प्ले कर सकते हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है लिंकेज आइसोमेरिज्म होने का, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़े। अभी आते हैं हम लोग कहाँ पे, आयोनाइजेशन आइसोमर। तो लिंकेज आइसोमर समझ में आ गया, अभी देखेंगे हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर। सो ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन से ही समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो डेफिनेशन देखो, आयोनाइजेशन आइसोमर इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। एक्सचेंज ऑफ क्या हो रहा है, लिगेंड्स हो रहा है बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल देखो आप लोग, एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, देखो एक कीवर्ड है लिगेंड यहाँ पे, ठीक है, समझ जाना है यहाँ पे। इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड है, ठीक है ना। दो दो डायग्राम दिया है आपको, दो दो स्ट्रक्चर दिया है, इसको समझ लो बेसिकली क्या है, दो लिगेंड का एक्सचेंज होना, ठीक है, फ्रॉम किस में से, कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। देखो ध्यान से देखो डायग्राम को, स्ट्रक्चर को ध्यान से समझो। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले वाले में NH3 है, बाहर क्या है आपका SO4 है, दूसरे वाले में क्या है, अंदर आपका क्या है OSO3 है, बाहर क्या है आपका Br यानी ब्रोमीन है आपका, ठीक है। सॉरी पहले वाले में मैंने NH3 बोल दिया गलती से, वो Br है, ठीक है। सो Br और SO4 का देखो किस तरीके से हो रहा है। सेकेंड डायग्राम में SO4 अंदर आ जाता है, Br आपका बाहर चले जाता है, ठीक है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, आयोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में हो रहा है। ध्यान रखना फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली डिफरेंट, इस केस में क्या हो जाएगा, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें, इनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज हो जाएगी यहाँ पे, ओके। दोनों आप एग्जांपल देख सकते हो, CONH35SO4Br और CONH35BrSO4, एकदम बेस्ट एग्जांपल है। एग्जाम में लिखो फुल मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं काटने वाला आपका इस केस में, ठीक है। ध्यान से समझो चीज़ों को और अच्छे से लिखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने दिया है किस तरीके से हो रहा है, CONH35SO4Br जो है ये स्वैप हो जाता है सेकेंड इक्वेशन में, अगर आप कंपेयर करो तो। समझ में आ रही है बातें किस तरीके से हो रहा है, तो देखो किस तरीके से डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन का इक्वेशन भी लिखा हुआ है, ओके। समझ में आया, फिट हुआ दिमाग में। चलो सो आगे बढ़ते हैं, आयोनाइजेशन भी क्लियर हुआ अपना। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर देखेंगे यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग पता है किस तरीके से होती है, अभी कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म किस तरीके से होगा उसका भी डेफिनेशन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। तो दिमाग में फिट हो गया आपका अभी लिंकेज आइसोमर क्या है, आयोनाइजेशन क्या है। तो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कटायोनिक एंड अनायोनिक स्फीयर ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस। क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटरचेंज हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन, डायरेक्ट इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स हो रहा है बिटवीन कटायोनिक एंड अनायोनिक स्फीयर। कटायोनिक स्फीयर यानी क्या, प्लस वाला, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस दिया है तो कैटायोनिक स्फीयर है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस दिया है तो एनायोनिक स्फीयर है, ठीक है। अभी डायग्राम देखो फटफट समझ में आ जाएगा क्या मतलब है।
देखो इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बोल रहा है, ध्यान से देखना, यानी क्या है मेरे पास सेंट्रल मेटल, यहाँ पे कोबाल्ट है, दूसरा क्या है क्रोमियम है, तो क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, डायरेक्टली स्फीयर के आर पार हो जा रहा है, ठीक है, स्फीयर जो है उसके आर पार हो जा रहा है, कोबाल्ट अपना घर बदली कर रहा है, क्रोमियम अपना घर बदली कर रहा है, ठीक है, बाकी की जनता वहां पर ही है, देख लो यहाँ पे NH3 अपने जगह पे, CN अपने जगह पे, सब एज इट इज, क्या हो रहा है सेंट्रल मेटल चेंज हो रहा है यहाँ पे, कोबाल्ट रिप्लेस्ड विद Cr रिप्लेस्ड विद CO, ओके क्लियर अंडरस्टूड, क्या हो रहा है सेंट्रल मेटल इंटरचेंज हो रहा है डायरेक्टली क्या हो रहा है, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायोनिक एंड अनायोनिक स्फीयर, इसको क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर। बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट के साथ चलो, लेमन लैंग्वेज के साथ चलो, देखो क्या है केमिस्ट्री फन है, केमिस्ट्री को फन में लोगे तो सब याद रहेगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पे एग्जांपल देखा आपने, क्या हो रहा है पहले वाले से कंपेयर किया तो कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल, यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्रोमियम है, तो नीचे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्लेस हो जा रहा है, वो रिप्लेस हो जा रहा है, क्या हो रहा है कोबाल्ट एक्सचेंज, कोबाल्ट क्या कर रहा है इंटरचेंज हो जा रहा है, किससे Cr से, ठीक है, यानी आपके क्रोमियम से। चलो देखते एक और बार क्या क्या किया, स्ट्रक्चरल आइसोमर किया, समझ में आया। स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमारे पास क्या था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, स्ट्रक्चर अलग अलग थे, ठीक है ना, तो उसका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम था। लिंकेज आइसोमर देखा, लिंकेज आइसोमर में क्या हो रहा है, दो से ज़्यादा डोनर एटम है, लिंकेज आइसोमर में क्या है, हैज़ टू डिफरेंट डोनर एटम, अगर एक ही व्हेन द लिगेंड हैज़, आपके पास जो लिगेंड है उसमें दो डोनर एटम है, तो वहाँ पे क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, ONO ठीक है। सो एक बार N दूसरी बार O, बॉन्डिंग देखा किस तरीके से हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमर बोलेंगे। स्ट्रक्चर समझ में आया, लिंकेज समझ में आया, ठीक है। याद रखना हैज़ टू डिफरेंट डोनर एटम, बार बार बोल रहा हूँ। आयोनाइजेशन आइसोमर में क्या होगा, यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमर में एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स हो रहा है, किसके बीच में, कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन के बीच में, कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन के बीच में। फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी इस केस में फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कोऑर्डिनेशन देखा, क्या हो रहा है, कोबाल्ट क्रोमियम एक्सचेंज हो जा रहा है, डायरेक्टली देख लो, डायग्राम में ही बता दिया मैंने अभी किस तरीके से हो रहा है, सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एग्जांपल्स को देखो, स्ट्रक्चर को देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको ड्रॉ करके देखो, सब समझ में आएगा। IUPAC नेमिंग को समझो तो क्लियर होएगा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। IUPAC नेमिंग कन्वेंशन आना चाहिए, नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबिलिटी देखो, जीवन में सभी को स्टेबिलिटी चाहिए, लेती देती होगी तभी ही स्टेबिलिटी होगी। अगर मैंने कुछ आपको दिया और आपने लिया तो आपने अपने सेटिस्फाइड को कंप्लीट किया, और मैंने मेरे पे जो एक्स्ट्रा लोड था उसको आपको दे दिया, इसका क्या मतलब हुआ, स्टेबिलिटी हुआ, ठीक है। मैंने आपको डोनेट किया, मैं डोनर हूँ, आप एक्सेप्टर हो, आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है। सो मैं पॉजिटिव हो गया, आप निगेटिव हो गए, मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया क्योंकि मैंने दान दिया, आप इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गए क्योंकि आपने किसी से मदद ली, ठीक है। जस्ट लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ यार, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब क्या हुआ, समझ में आया यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी रियल लाइफ से समझने की कोशिश करो ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी उसी तरीके से स्टेबिलिटी होता है। अभी यहाँ पे स्टेबिलिटी का अगर आप ध्यान दो, सॉरी आवाज़ सूख गई बीच में, ओके। सो देखो यहाँ पे भी अगर आप स्टेबिलिटी का ध्यान दो तो क्या होता है, कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन बाय नोइंग दैट स्टेबिलिटी कांस्टेंट माने के। यहाँ पे देखो के की अलग अलग वैल्यू दी है, 5.5 10 to the power 18, 2 × 10 to the power 27, 5 × 10 to the power 33। ये कैलकुलेट करना नहीं होता है, ये आपको गिवन होता है, इसको टेंशन लेना आपको नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है, ओके। क्या है ये, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो खाली फुकट टेंशन नहीं लेने का। ल्यूइस बेस सुना है, ठीक है, ल्यूइस एसिड पता है हमको, मेटल लिगेंड इंटरेक्शन कैन बी रियलाइज्ड एज द ल्यूइस एसिड ल्यूइस बेस इंटरेक्शन। ये सब क्या हुआ, अगर मैंने आपको डोनेट किया और मैंने आपसे एक्सेप्ट किया तो ये वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेप्टर मतलब आपका ल्यूइस बेस हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाइल द लिगेंड एज ल्यूइस बेस सिंस इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है।
तो ल्यूइस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको समझ लो। स्ट्रॉन्गर द इंटरेक्शन ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। रीडिंग ही है, आपको रीडिंग ही करना है, बाकी लेमन लैंग्वेज में समझ लो। यहाँ पे देखो आपके पास कांस्टेंट दिया हुआ है, कौन सा पावरफुल कांस्टेंट है मुझे बताओ। यहाँ पे फाई 2 और फाई को ध्यान में मत रखो, 10 के पावर को नोट करो, समझ में आ जाएगा कौन सा पावरफुल कांस्टेंट है। ठीक है, देखो क्या है, 5.5 इंटू 10 टू द पावर 18 पावरफुल है नहीं, 2 इंटू 10 टू द पावर 27 पावरफुल है नहीं, लास्ट वाला पावरफुल है आपका। ठीक है, सो केमिस्ट्री को फन में लो, इजी लो, आराम से समझ में आएगा, टॉपिक सब कुछ समझ में आएगा, खाली फुकट डरने का नहीं, प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ पे के की वैल्यू को देखो, समझ में आएगा कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, वैसे तो सारे ही स्टेबल है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अगर पूछा जाए मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो आपको उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट देख के पता चलेगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट देख के पता चलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। कांस्टेंट है वो आप पता नहीं लगा सकते, उसको आपको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना होता है ना। सो आपको ये वैल्यू हमेशा गिवन रहता है, खाली आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेट करने आना चाहिए, डिटरमाइन करने आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आई बातें। चलो तो आगे का टॉपिक स्टार्ट करें, आगे बढ़े। स्टेबिलिटी समझ में आया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके से होता है। ठीक है, सो स्टेबिलिटी ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक फॉर्मूला है, उसको देख लो ज़रा। तो हमें जैसा कि पता है, कोई भी चीज़ अगर हमको कांस्टेंट के थ्रू पता लगानी होती है तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट देखना पड़ेगा। कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेंगे। ठीक है, चाहे आपका कोई भी टाइप का रिएक्शन हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो। ठीक है, सो जैसा भी आपका रिएक्शन हो, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेना है। यहाँ पे क्या किया है हमने, ml अपॉन, देखो ml का स्क्वायर में लिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में। k क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है। हमने डिनोमिनेटर में क्या लिया है, m का कॉन्सेंट्रेशन अलग लिया है, l का कॉन्सेंट्रेशन अलग लिया है। ओके, सो जब भी अगर हम बात करें, जब भी आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, उस केस में आपका स्टेबिलिटी भी बड़ा होता है यानी ज़्यादा होता है। के इनवर्स माने क्या होगा, अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो के इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो वैलेंस बॉन्ड थियरी देखते हैं, वीबीटी एटॉमिक ऑर्बिटल थियरी, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक। यहाँ पे ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग। देखो ध्यान से, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल लिखा हुआ है, ऑफ टू एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन में है। ठीक है, देखो ये सिंगल है इसलिए दुखी है, जब जोड़ी बनेगी तो सुखी हो जाएगा। ठीक है, अभी अकेला है, अभी क्या हो गया, अभी डबल हो गया, ये सिंगल से डबल हो गया, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। ठीक है ना, खुश है, अकेला नहीं है, सिंगल नहीं है, डबल है। ठीक है, सो समझ में आ रहा है। देखो अपोजिट स्पिन समझ में आ रहा है। ओवरलैपिंग हो रहा है ना यहाँ पे, ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। एसएस ओवरलैप, पीपी ओवरलैप, पीपी ऑर्बिटल में किस तरीके से ओवरलैप हो रहा है वो देखो, हाफ फिल्ड ओवरलैपिंग। एसएस में किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रहा है वो देखो। बहुत इजी है वीबीटी आपका, वीबीटी में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एसएस ओवरलैप का डायग्राम बना दो, पीपी ओवरलैप का डायग्राम बना दो और ये डेफिनेशन लिख दो। इसके अलावा बहुत सारे आपके पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, उसको भी आप रीड करके स्टेट कर सकते हो। फिलहाल समझने के लिए इतना काफ़ी है कि क्या होता है ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। सो देखो गाइस, अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है हमारा सीरीज़, इसको सब्सक्राइब कर दो आप लोग चैनल को। ठीक है, पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर देना वीडियो को। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, कोई भी डाउट, किसी भी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, बोलना है एक्स्ट्रा कुछ चीज़ ऐड करना है, कुछ एक्सरसाइज करवानी है या कुछ भी चाहिए, आपकी डिमांड पूरी करने बैठा हूँ मैं। ठीक है, अगर पर्सनली कुछ पूछना है तो पर्सनली भी मुझे पूछ सकते हो, ये मेरी आईडी देता हूँ आपको इंस्टाग्राम की, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये रहा केवल छेड़ा। चलो गाइस, ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।